नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ओझा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नोएडा बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर उस खबर से रूबरू कराएंगे जो वक्त की रफ्तार में कहीं पीछे रह जाती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हर मुद्दे को आप तक लाएंगे, आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और शासन प्रशासन को आप तक लाएंगे। आपकी आवाज़ से मिलेगी मेरी आवाज़, तो बनेगी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आवाज़। तो चलिए खबरों का सिलसिला आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर 2 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। दूसरे दिन किसानों ने शासन और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया और ऐसा इसलिए किया क्योंकि कल डीएम से बातचीत में किसानों की वार्ता असफल रही, जिसके बाद किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए धरने का ऐलान कर दिया। पूरा जायजा हमारे संवाददाता अफी हिंदुस्तानी ने लिया। बॉर्डर याद है आपको? गाजीपुर बॉर्डर याद है? किसानों का धरना आपको याद होगा। कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट और कुछ ऐसी ही आहट आज ग्रेटर नोएडा से सुनाई दे रही है। ये मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर कार्यालय है जिलाधिकारी का गौतम बुद्ध नगर में, और आज इस कार्यालय पर किसान बैठे हुए हैं। किसान उस जोन में होकर आए हैं कि साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चलता रहेगा और किसी भी तरह से यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, इधर देखेंगे तो उधर भी किसान हैं, उधर देखेंगे तो उधर भी किसान हैं। यानी जिला कलेक्ट्रेट पर चारों तरफ किसान ही किसान नज़र आ रहा है। और बड़ा सवाल ये कि आखिर इनकी मांगें मानी क्यों नहीं जा रही? जब वार्ता हुई है कल, वो सक्सेस क्यों नहीं हुई, सफल क्यों नहीं? बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। कुछ लोग हैं वहाँ पे नेताजी के तौर पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये पूरा जो किसानों का वो अनिश्चितकालीन के लिए जल रहा है। थोड़ा बातचीत करके समझने के मामले की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला है क्या, क्योंकि कल जब वार्ता हुई और वार्ता अगर सफल नहीं हुई तो कोई तो ऐसा रीज़न रहा होगा जिस वजह से ये किसान यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। भाई साहब बहुत बहुत नाम क्या है पहले आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रुपेश वर्मा है, मैं किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। रुपेश जी, यहाँ पे बहुत तादाद में किसान बैठे हुए हैं चारों तरफ। ऐसी क्या मांग है आपकी जो डीएम साहब के कानों तक नहीं पहुंच पा रही या फिर डीएम साहब नहीं सुन पा रहे? क्योंकि मुझे पता लगा कल आपकी वार्ता हुई, उनसे बातचीत हुई, सफल नहीं हुई। पहले ये बताइए सफल क्यों नहीं, फिर ये बताइएगा कि आखिर वो मांगे हैं क्या? ये कोई बड़ी मांग नहीं है। डीएम साहब उस कमेटी के सदस्य रहे हैं और उन्होंने उसमें कमेटी की रिपोर्ट तैयार करके जमा भी की है। कल हमारी बात हुई थी, हमने कहा साहब इसके उजागर कर दो, इसे सार्वजनिक कर दो। वो बोले कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऊपर के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने मना किया। हमने कहा साहब जो डॉक्यूमेंट पब्लिक हो चुका, जो दस्तावेज जमा हो चुका, वो कोई गोपनीय दस्तावेज तो है नहीं, और किसानों के संबंध में रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक ऊपर के अधिकारी इशारा नहीं करेंगे तब तक रिपोर्ट को जाहिर नहीं कर सकता। कोई लॉजिक उन्होंने नहीं दिया कि क्यों नहीं कर सकता। हमने कहा रिपोर्ट में नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए। लेकिन इससे हुआ क्या कि डीएम साहब ने जो उनकी मतलब इच्छा थी कि किसानों का काम हो, और हमारी इच्छा थी कि डीएम साहब उसे उजागर करें, तो उसे गोपनीय रखने से किसानों में शक भी बढ़ा है और किसानों में रोष भी बढ़ा। चलिए पहले जिस रिपोर्ट की बात ये की जा रही है कि उसको जो है उजागर किया जाना चाहिए, उस रिपोर्ट को समझ लेते हैं। दरअसल ये मामला अगर आप पीछे जाएंगे तो 2015 या 16 के करीब का ये मामला होगा, जहां पर 24,000 किसानों की लड़ाई इन किसानों ने लड़ी। उन 24,000 किसानों में से 5,000 किसानों की समस्या का निवारण तो हुआ, लेकिन 19,000 किसान आज भी समय का इंतज़ार करते रहे, वक्त का इंतज़ार करते रहे, आदेश का इंतज़ार करते रहे, और लड़ाई लड़ी गई। हाई कोर्ट से होती हुई लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से वापस आई तो शासन प्रशासन पे गई। शासन प्रशासन ने दोबारा कमेटी को बनाने के लिए यहाँ पे कमेटी गठित की। अब उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको उजागर नहीं किया जा रहा। डॉक्टर साहब पहले ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला कब शुरू हुआ, क्या है मामला, कौन से अधिकरण के तहत ये मामला आ रहा है, कितने किसान हैं जिनको अपना हक नहीं मिला? ये ना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट में नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी बनी है। नोएडा में 81 गांव, ग्रेटर नोएडा में 49 गांव और 26 गांव यमुना में बलपूर्वक अधिग्रहित किए गए थे। 97 में पॉलिसी बनी थी कि जितनी ज़मीन अधिग्रहित होएगी उसका 10% विकसित होकर मिलेगा, लेकिन इन्होंने उसका रकबा घटा के नोएडा में 5, ग्रेटर नोएडा में 6 और यमुना में 7 कर दिया। हम लोगों ने उसमें केस डाला, 2011 में उसका परिणाम आया। कोर्ट ने कहा कि 10% प्लाट दो,
और 64% अतिरिक्त मुआवजा दो। पतवाड़ी के मामले में आया था, पतवाड़ी का अधिग्रहण रद्द करते हुए आया था। तो अथॉरिटी ने फिर उसमें एक कमेटी बनाई। कमेटी ने ठाकुर जयवीर सिंह उस समय मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी सिफारिश दी कि ये साहब सब समान रूप से प्रभावित हैं, सबको समान लाभ दिया जाना चाहिए, और जो लोग पिटीशन में नहीं गए उनको भी 64% मुआवजा अतिरिक्त और 10% प्लाट मिलना चाहिए। अच्छा, दो कैटेगरी थी, एक तो पिटिशन वाले, एक नॉन पिटिशन वाले। जी, जो पिटीशन वाले थे वो केवल 471 किसान थे। ठीक है, और नॉन पिटिशन? नॉन पिटीशन वाले 24,000 तो ग्रेटर नोएडा में ही थे, करीब 30,000 किसान जो है नोएडा में थे, और करीब जो है 18,000 किसान यमुना में थे। और इनकी परिवारों की संख्या गिनी जाए, एक प्लॉट में चूंकि कई परिवार होते हैं, तो करीब 3.5 लाख किसान जो पूरे तीनों प्राधिकरणों से इस मुद्दे पर प्रभावित हैं। तो फिर जब ये जांच वहाँ पर कमेटी पहुंची मंत्री जी के पास में, क्योंकि हाई कोर्ट से आप लड़ चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने आप उसका कंफर्म कर दिया, फिर मंत्री जी के पास में पहुंची। मंत्री जी के पास में पहुंचने के बाद में क्या ठंडे बस्ते में चलेगी, क्या हुआ? मंत्री जी के पास पहुंचने में 64% तो सबको मिल गया। सबको मिल गया, यानी कि हाई कोर्ट का आधे आदेश को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, अतिरिक्त मुआवजा सबको दे दिया। लेकिन 10% के प्लाट पे बेईमानी कर गए, 10% के प्लाट पे बेईमानी कर गए। तो ये 10% की लड़ाई अभी तक भी चल रही है। हाँ, 5,000 किसान जो खुद से पिटीशन में गए थे आदेश आने के बाद, उनको भी ये लाभ मिला, लेकिन 19,000 किसान आज भी ग्रेटर नोएडा में अकेले वंचित है। इतना ही 20,000 से ज़्यादा किसान नोएडा में है, और कुल मिलाकर 3.5 लाख किसानों को ये प्लाट मिलने हैं। लड़ाई लंबी चल रही है, और इसी लंबी लड़ाई के बीच में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि यहाँ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की पार्टी के यहाँ पर लोग जो है, कार्यकर्ता हैं, नेताजी हैं, वो किसानों का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आगे हैं। जिला कलेक्टर यहाँ पर, जिला कलेक्ट्रेट पर, क्योंकि कार्यालय जिला अधिकारी का है यहाँ पर, उसके सामने बैठे हुए हैं किसान, यहाँ पर बैठे हुए थे। पहले तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। एक तरफ डीएम ऑफिस के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वकीलों ने भी प्रदर्शन के लिए डीएम ऑफिस को ही चुना है। डीएम ऑफिस के अंदर वकील अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। क्या मांगे हैं उनकी और किस तरह से उनकी मांगों का समाधान होगा, इन सभी सवालों को जानने के लिए बातचीत किया हमारे संवाददाता यूनुस आलम ने। एक तरफ किसान पहले से ही अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर बैठे हैं। आज अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। वकील साहब, किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, हमने डीएम साहब से, एडीएम साहब से, सबसे अपनी मांगों का लिए रखा, लेकिन हमारी मुख्य मांग है, सबसे पहली सर्वप्रथम जो किसानों के जो मुकदमे हैं धारा 24 के, जिसके अंदर केस की पैमाइश आती है, उसको पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दर्ज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से उसका शीघ्र निस्तारण का दबाव रहता है। तो अधिकारियों ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि जब मुकदमे दर्ज ही नहीं होंगे तो शासन प्रशासन को ये पता ही नहीं चलेगा कि जिले में कितने मुकदमे हैं। हमारी मुख्य मांग जनता के लिए यही है कि मुकदमों को पोर्टल पर अवश्य ही दर्ज किया जाए, और ये मांग भी हमारी पूरी नहीं हो रही है। 10 तारीख से हम इन मांगों को लेकर चले आ रहे हैं, और ये मुख्यतः एसडीएम चारुल यादव के जो कोर्ट है, उसमें धारा 24 के, धारा 116 के मुकदमे कतई दर्ज ही नहीं किए जा रहे हैं। धन्यवाद। आप बता रहे हैं कि लगभग 5 दिन से 10 तारीख से आप अपनी मांगों को लेकर, तो 5 दिन से किसी भी अधिकारी या डीएम साहब ने कोई समाधान नहीं? समाधान हमारा एक ही है कि जो है ये सिक्योरिटी हमें मिले कि वाद दर्ज होंगे और भ्रष्ट कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाएगा। ये मांग हमारी पूरी नहीं की जा रही है। अब किसी अधिकारी से आपकी वार्ता हुई? एडीएम साहब से हुई थी, लेकिन कोई सकारात्मक उनका कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ वादों को दर्ज होना और भ्रष्ट कर्मचारी को ट्रांसफर करना ही हमारी मांग है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चित काल के लिए यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम अनिश्चित काल तक यहीं बैठे रहेंगे, हड़ताल पर हैं और हड़ताल अपनी करते रहेंगे। तो ये थे अधिवक्ता जिन्होंने बताया कि इनकी जो है पोर्टल पर शिकायत जो दर्ज होती है वो दर्ज नहीं हो रही है। यदि इनकी शिकायतें दर्ज नहीं हुई तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो शहर की भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये आरोपी लाइफ इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था।
इस मसले को लेकर हमारे संवाददाता यूनुस आलम ने सेंट्रल नोएडा डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी से खास बातचीत की। बिस्वक थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बंद पड़ी पॉलिसियों को चालू और चालू को बंद करने के नाम पर ठगी करने वाले एक साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या क्या इससे बरामद हुआ और कैसे ये लोगों को ठगता था, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल नोएडा डीसीपी। आइए जानते हैं पूरा मामला। सर, एक साइबर ठग पकड़ा है, किस प्रकार से लोगों से ठगी करता था और इससे क्या क्या बरामद हुआ? थाना बिस्रक पुलिस टीम द्वारा एक अमित नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया जो एक फर्जी कॉल सेंटर चलाता था। इसके पास से करीब 18,000 लोगों का डेटा मिला है और ये उन लोगों का डेटा है जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी पूर्व में लैप्स हो चुकी है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो लैप्स हो चुकी हैं उसमें उन पॉलिसीज़ को रिन्यू कराने के नाम पर या क्लोज कराने के नाम पर ये कमीशन के नाम पर ये लोगों की ठगी क्या करता था। उनको नकली क्लोजर स्लिप या रिन्यूअल स्लिप बनाता था और उससे पैसे ले लेता था अपने QR कोड से। इसके पास से कई लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह बरामद हुए हैं। फर्जी ID कार्ड भी बरामद हुए इसके पास से और इसमें इसके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। सर, किस प्रकार से लोगों को ठगता था? बताया जा रहा है कि वॉइस चेंज करके भी लोगों से ठगी करता था। हाँ, इसके ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, मैजिक कॉल, जिससे ये अलग अलग लोगों की वॉइस निकाल कर ये लोग कन्विंस करने का प्रयास करता था विक्टिम को कि अलग अलग लोग हैं और उनके से उससे ये ठगी करने में इसको आसानी मिलती थी। अभी आरोपी किस प्रकार का काम संचालित कर रहा था, कहाँ कर रहा था? यह एक थाना बिस्रक क्षेत्र के अंतर्गत ही एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। सर, बताया जा रहा जो डेटा था, जो किस कंपनी का डेटा था, कहाँ से इसे डेटा कलेक्ट हुआ, कुछ पता चल पाया? ये पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता था, वहाँ पर इसके पास ऑलरेडी डेटा उस कंपनी का था तो उसी कंपनी के डेटा को इस्तेमाल करता था। अब तक ये कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका और क्या क्या और इसका जो बरामद हुआ? इसके पास करीब 13,000 लोगों को आज तक कॉल किया है, उसमें से कुछ लोग ज़रूर इसके विक्टिम बने हुए हैं। तो ये थे डीसीपी सेंट्रल नोएडा जिन्होंने बताया कि लगभग 13,000 लोगों को कॉल पर इसने कॉलिंग के जरिए कॉल किया और उसके बाद उनको ठगी को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बाद ग्रेटर नोएडा में एक और भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। 16 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली फेयर का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। एक्सपो मार्ट के 16 बड़े हॉल में 3,000 प्रदर्शक अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी करेंगे। इसमें हाउसवेयर, होम फर्निशिंग, फर्नीचर, गिफ्ट, लैंप लाइटिंग, क्रिसमस फेस्टिवल डेकोर, फैशन ज्वेलरी, इसके अलावा एसेसरीज, वेलनेस प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट बाथरूम एक्सेसरीज, गार्डन एक्सेसरीज, एजुकेशन टॉयज और गेम्स उत्पाद के साथ साथ स्टेशनरी और चमड़े के बैग शामिल किए जाएंगे। ये 16 से 20 अक्टूबर तक का होगा। इसकी डेट 16 से 20 अक्टूबर है और इसमें कुछ डेटा मैं आपको दे दूं। 3,93 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल इसमें 2193 हमारे एग्जीबिशन हॉल्स में और 900 हमारे मार्ट के शोरूम्स में। जैसे हम हर साल करते हैं, काफ़ी कैटेगरीज है इसमें प्रोडक्ट में, गिफ्ट, फर्नीचर, होम फर्निशिंग, फैशन ज्वेलरी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा क्राइम जिसके शिकार शहर के ज़्यादातर लोग हो चुके हैं। जैसे आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूम रहे हैं, अचानक आपके पॉकेट से फ़ोन गायब हो जाता है या फिर आप रास्ते में पैदल चल रहे हैं, कोई बाइक से आता है और आपका फ़ोन छीनकर फरार हो जाता है। नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का खुलासा किया है जो इसी तरह की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो जब मेले लगते हैं या कोई ऐसा आयोजन होता है जहाँ बहुत सारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो उस भीड़ का फ़ायदा उठाने के लिए ये लोगों के मोबाइल चुरा लेते हैं और फिर उनको सेल कर देते हैं और डिस्पोज कर देते हैं। तो कितने मोबाइल बरामद हुए इनके पास से 10 मोबाइल बरामद हुए हैं, 2 चाकू बरामद हुए हैं और एक ऑटो जिसमें बैठ करके आते थे। सर, ये कब से कर रहे थे? कोई आपराधिक इतिहास? अभी इसका हम आपराधिक इतिहास तो जल्दी में नहीं पता चल पाए, लेकिन हम इसका CCTV के द्वारा खोज रहे हैं। तो क्या इनके टारगेट पर मेले रहते हैं? हाँ, मेले, भीड़ भाड़? हाँ, मेले और भीड़ भाड़ रहते हैं क्योंकि उसमें आसानी होती है इनको मोबाइल चुराने में। सर, कोई और भी लोग शामिल हैं इनके अलावा टीम में? नहीं, अभी तक तो इतना ही आया है। अब इनका भी हम जो मोबाइल से इनका पूरा डेटा खंगालेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खबरों के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप ट्यून करते रहिए नाउ नोएडा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।